सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और या फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनपी कॉमर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीम मैनेजमेंट को। बेसिकली टीम वर्क को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। टीम होती क्या है, टीम के अंदर काम कैसे किया जाता है, टीम फॉर्म कैसे की जाती है। तो ये सारी डिस्कशन हम आज की वीडियो के अंदर यहाँ पे करने वाले हैं। लास्ट वीडियो मैंने जो आपको दी थी उसके अंदर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था उसके अंदर कि जो हमारा लीडरशिप होता है, क्या होता है, कितने तरह की लीडरशिप होती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। तो टीम के बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले देखिए टीम को समझते हैं, टीम होती क्या है। तो यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, अलग अलग जो ऑथर है उन्होंने। तो नटसल में बात करें तो टीम इज ए स्मॉल नंबर ऑफ द पीपल विथ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल हु आर कमिटेड टू ए कॉमन पर्पस, गोल्स एंड अप्रोच फॉर विच दे होल्ड देमसेल्व्स म्यूचुअली अकाउंटेबल। अब देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है, आपको ध्यान क्या रखना टीम के अंदर। एक तो आपकी होती है भीड़, जनरल सेंस में अगर हम बात करें एक भीड़ होती है और एक आपके पास में होती है टीम। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है, ये डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है जब हम लोग कॉमन पर्पज की बात करते हैं। आपको पता है जैसे आप कहीं भी बस स्टैंड में चले जाएं या फिर आप रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, वहां पर भी आपको क्या मिलती है, ग्रुप मिलता है, ग्रुप ऑफ पीपल वहां पे भी होते हैं। टीम के अंदर भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। लेकिन डिफरेंस वहां पे क्या रहता है कि वहां पे सभी लोगों का अपना अलग अलग पर्पज होता है। कोई अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा है, कोई अपने वर्क प्लेस पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई आ रहा है। तो वो सारे लोगों का पर्पज एक नहीं होता है, कॉमन गोल वहां पे नहीं देखने को मिलता है, अप्रोचेज कॉमन नहीं होती हैं। तो वो सारी चीजें डिस्टिंग्विश करती हैं आपको गोल, बेसिकली टीम और भीड़ को। तो क्राउड उसे बोला जाता है। लेकिन टीम के अंदर क्या होता है, ये भी आपका एक स्मॉल नंबर ऑफ द पीपल का ग्रुप यहाँ पे होता है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कॉमन पर्पज होता है, गोल आपका कॉमन होता है, अप्रोच जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी यहाँ पे कॉमन होती है, और सभी लोग मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। और इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल की बात की गई है, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल का मतलब क्या होता है, जैसे एक टीम के अंदर हम लोग बात करें तो अलग अलग यहाँ पे स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। कोई मशीनरी ऑपरेट करता है, कोई कंप्यूटर पे वर्क करता है, कोई उसके अंदर बेसिकली अकाउंटिंग का काम करता है, तो कोई मार्केटिंग का काम करता है। ये पूरी टीम क्या है, कॉम्प्लीमेंट करती है, मतलब अलग अलग वर्क है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल वहां पे देते हैं अपनी अपनी, उसके बेसिस पे अपने जो गोल है, जो एम है, उसको स्टेब्लिश या अकॉम्प्लिश करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर हर किसी की अपनी एक म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है। तो ये इसको हम यहाँ पे टीम बोलते हैं। अब टीम के साथ एक जुड़ा हुआ वर्ड होता है जिसको हम लोग टीम डायनेमिक्स बोलते हैं। तो टीम डायनेमिक्स किस चीज को बोलते हैं, टीम डायनेमिक्स आर दी अनकॉन्शियस या साइकोलॉजिकल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ टीम बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। तो डायनेमिक्स से मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपके एक तरीके से कोई अनकॉन्शियस थॉट है आपके या साइकोलॉजिकल फोर्सेस हैं। अब अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे माइंड के अंदर तीन तरह की चीजें होती हैं। हमारा एक माइंड होता है जिसको हम लोग कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरा हमारा, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक हमारा होता है सब कॉन्शियस माइंड, और तीसरा होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। तो तीन तरह की चीजें हमारे दिमाग के अंदर में होती हैं। अनकॉन्शियस का मतलब वो चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में तो हैं बट वो प्रेजेंट में हमें याद नहीं आती हैं। और जब हमारा टाइम होगा, मतलब जब हम उस चीज को रिटेन करेंगे, जब हम उस चीज को रिकॉल करेंगे, तो वो चीजें सामने आएंगी। उसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को चीजें ध्यान में तो आती है बट आपके मतलब बोलने पे नहीं आती। हम लोगों को लगता है कि हमें पता तो है बट हम उस चीज को बोल नहीं पा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सेव होती है। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन आईसीयू में चला जाता है, मतलब आईसीयू की हालत में चला जाता है, जहां पे उसको बेसिकली वो कुछ भी मूव नहीं कर रहा लेकिन उसका दिमाग चल रहा होता है, उसकी हार्ट बीट चल रही होती है, तो वो अनकॉन्शियस माइंड वहां पे हम उसको डिक्लेयर करते हैं। तो ये चीजें होती हैं। या इसके अलावा साइकोलॉजिकल फोर्सेस होते हैं। साइकोलॉजिकल फोर्सेस का मतलब होती है जो हमारे दिमाग से रिलेटेड चीजें होती हैं, जिसके अंदर हम लोग, जैसे दुख हो गया या फिर हंसी या सुख हो गया, किसी को हैप्पीनेस हो गई, सैडनेस हो गया, ये सारी चीजें हमारे साइकोलॉजिकल फोर्सेस से रिलेटेड होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। किसको इन्फ्लुएंस करती है, डायरेक्शन ऑफ ए टीम बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। अब ये जो बिहेवियर है आपकी, वो आपका पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। अगर आपके मोटिवेटेड इंप्लॉइज हैं, मोटिवेटेड ग्रुप मेंबर्स हैं, तो वो साइकोलॉजिकल फोर्सेस की वजह से है, क्योंकि मोटिवेशन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होता है।
तो वो आपके ग्रुप के लिए अच्छा है, वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वहां पे, और टीम बिहेवियर आपका और परफॉर्मेंस आपकी बदल रही है। बिहेवियर का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, किस तरीके से हम लोग बिहेव कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस का मतलब हम कितना अपना एफर्ट वहां पे डाल रहे हैं उस काम को करने के लिए, तो वो परफॉर्मेंस आपकी हो गई। Team dynamics is a broad concept and represents by way in which team members behave and the psychological processes underlying these interactions within the team। अब सिंपल सी बात है, ये हमारा टीम डायनेमिक्स किससे रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये टीम मेंबर्स के बिहेवियर को बताता है, नंबर एक चीज, और दूसरा ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा इंटरेक्शन होता है विद इन द टीम, टीम मेंबर्स के साथ में हम किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, ये टीम डायनेमिक्स में यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके नीड की, कि टीम यहाँ पे बनाई क्यों जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम की नीड क्यों होती है, नीड ऑफ ए टीम इन ऑर्गेनाइजेशन। There are many reasons why people in the organization would want to work in teams। यहाँ पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रेफरेंस फॉर द सोशल इंटरेक्शन। अब अगर आपको क्या करना है, सोशली इंटरेक्ट करना है, सोशल इंटरेक्शन का मतलब अलग अलग जो आपके बैकग्राउंड के पीपल हैं वो आपस में यहाँ पे इंटरेक्शन कर रहे हैं कुछ चीजों के लिए, किसी वर्क के लिए, तो उसके लिए टीम की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, क्योंकि सिंगल आदमी एक ही तरह के मतलब इंटरेक्शन खुद से ही कर सकता है। ठीक, दूसरा है डिवीजन ऑफ वर्क। अगर आपके पास में डिवीजन ऑफ मतलब काम बहुत बड़ा है, अगर आपके कोई कंपनी है, उस कंपनी को आप डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग सब डिवीजन के अंदर, किसी में सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग का डिपार्टमेंट हो गया, तो इसी तरीके से अलग अलग डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं टीम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक सिंगल पर्सन सभी तरह के काम को नहीं संभाल सकता है। तीसरा है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। किसी तरह की इंफॉर्मेशन है आपको शेयर करनी है, शेयर करने का मतलब ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। तो कोऑर्डिनेशन अगर आपको करना है, इंफॉर्मेशन को शेयर करनी है, उसके लिए आपको टीम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि आपका एक पूरी हायरार्की के रूप में होती है, एक पूरी चेन के रूप में होती है। चौथा है वर्किंग कलेक्टिवली टू एफर्ट चेंज। यहाँ पे चेंज को अफेक्ट करने के लिए, चेंज को अफेक्ट मतलब चेंज को कंपनसेट करने के लिए, मतलब जो आपने चेंज किया किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आपने पॉजिटिव चेंज किया है तो उसको कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से उसको सही डायरेक्शन में यूज करना पड़ता है, उसके लिए कहीं ना कहीं टीम की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशनल बाई इन, किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन आपका है और उसके अंदर किसी तरह की एक्टिविटीज आप लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको टीम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि हर तरह के स्पेशलिस्ट एक पर्सन के अंदर हो वो जरूरी नहीं है। हर फील्ड का स्पेशलिस्ट अलग अलग बन के एक टीम पूरी बन सकती है, जिसके अंदर आप अलग अलग अपनी एक्टिविटी को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे टीम की रिक्वायरमेंट पड़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब टीम का पर्पज क्या होता है, पर्पज की बात करें, द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग टीम इज टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क दैट विल इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज टू पार्टिसिपेट इन प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग टू बेटर परफॉर्मेंस एंड गोल अचीवमेंट। तो टीम का क्या पर्पज होता है, टीम का सिंपल सा पर्पज ये होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉइज की जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन प्लानिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग में, उसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, उसको बेटर हम लोग करना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस को हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं, और गोल जो अचीव हो रहा है उसको ज्यादा आसानी से हम लोग कर पाए, इसके लिए यहाँ पे टीम बनाई जाती है। तो बेसिक जो पर्पज होता है टीम का यही होता है। और इसके अलावा टीम जो बन जाती है, टीम जो क्रिएशन होता है, उसमें क्या क्या चीजें प्रमोट होती है, मतलब क्या क्या चीजों में हेल्प मिलती है, जैसे ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीजन। जो डिसीजन आपने लिए हैं, अगर आप एक सिंगल पर्सन है, यहाँ पे मान लिया जाए ये कोई सिंगल पर्सन है, और दूसरी तरफ ये ए कंपनी है, और दूसरी कंपनी यहाँ पे बी कंपनी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और पूरी टीम है यहाँ पे काम करने वाली। तो बेटर डिसीजन कहाँ पे लिया जाएगा, जहाँ पे आपके थॉट्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन होगा, अलग अलग थॉट्स आपके पास होंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लोग करेंगे, और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये डिसीजन ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाएगा, रादर देन जो ए कंपनी यहाँ पे ले रही है, मतलब ए कंपनी के अंदर सिंगल पर्सन है, उसको जो सही लग रहा है वो यहाँ पे डिसीजन ले रहा है, कोई उसका ना अपोज कर रहा है ना कोई उसका सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग डिसीजन की लेने के लिए यहाँ पे टीम की एक रिक्वायरमेंट पड़ती है। सेकंड है मोर सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। अगर आप अपने प्लान को बना रहे हैं या प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए टीम की रिक्वायरमेंट आपके पास में होती है, क्योंकि ये फर्स्ट से रिलेटेड है। अगर सीधी सी बात है, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो डिसीजन लेने में अगर टीम की मेंबर्स की आपने यहाँ पे सहमति ली है, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी आसान हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, लागू करना। जैसे आपने कोई प्लान बनाया, उस प्लान को आप लागू कर रहे हैं, तो हर एक एम्प्लॉइज को पहले से नॉलेज होगी कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंक्रीज्ड कंट्रीब्यूशन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो सिंपल सी बात है, ये पहले से ही रिलेटेड है ये भी।
इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब आप देखिए जब भी हम कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है तो जितने भी सारे आपके टीम मेंबर्स हैं सबसे बोला जाएगा कि क्या लगता है आपको इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो जितने लोग हैं उतने सोल्यूशन आपको मिलेंगे, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन होगा उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय का मोटिवेशन देखिए, कोई अगर एम्प्लॉय अकेले काम कर रहा है तो वो डिमोटिवेटेड भी होगा, तो उसको मोटिवेट करने के लिए कोई दूसरा पर्सन नहीं है। लेकिन अगर हाँ आपके कंपनी के अंदर या आपके ग्रुप के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज है, उसमें से अगर कुछ डिमोटिवेट होते हैं तो दूसरे एम्प्लॉयज उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उनके वर्क उनको मोटिवेट कर सकता है, उनको मिलने वाला रिवॉर्ड भी उनको दूसरे एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकता है। तो ये मोटिवेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। फिर है पॉजिटिव सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब क्या होता है? बेसिकली सिनर्जी का मतलब होता है 2+2=12 बोला जाता है। अब 2+2 एक्चुअल में 12 होता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में दो दो चार लोग जुड़ जाए तो कहीं ना कहीं 12 लोगों के बराबर काम कर सकते हैं। ये इसके अंदर स्ट्रेटेजी या थॉट होता है। मतलब सिनर्जी का मतलब हो गया जो मिल के काम किया जाता है। एक तरीके का आप मान लीजिए कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपके जो ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं, ज्वाइंट वेंचर्स भी एक तरह की सिनर्जी होती है। अगर एक कंपनी काम कर रही है, जैसे आपके बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर्स हुए, जैसे हीरो होंडा की हम लोग बात करें या अमलगमेशन की बात करें या ऑब्जर्प्शन की बात करें, ये सारे के सारे सिनर्जी को प्रमोट करते हैं। अब सिनर्जी का मतलब सिंपल सी बात है, अगर एक कोई आपके सेम फील्ड का बंदा है दूसरे फील्ड के बंदे से मिल रहा है तो कहीं ना कहीं दोनों की सिनर्जी मिलेगी और ज्यादा अच्छे से मार्केट को एक्सप्लोर कर पाएंगे और उससे आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव सिनर्जी का मतलब ये है कि हर तरह का बंदा जो है आपके पास है, हर फील्ड का बंदा आपके पास में है, तो सभी मिलके एक सिनर्जी क्रिएट करेंगे और उस सिनर्जी से ज्यादा अच्छे से आप लोग अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। फिर यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल नीड्स। जो सोशल नीड्स है उनकी सेटिस्फेक्शन हो सकती है, जैसे अलग अलग फील्ड के अलग अलग बैकग्राउंड का आपके पास पर्सन होगा तो उनकी क्या सोशल नीड है वो यहाँ पे ज्यादा पता चल पाएगी और उनको ज्यादा फुलफिलमेंट आप कर पाएंगे। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? लचीलापन इसको बोला जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी के अंदर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि जो पहले हमने डिस्कस किया था, जैसे आपको कोई डिसीजन लेना है, अगर वो सिंगल पर्सन है तो उसने वो डिसीजन फाइनल डिसीजन है उसका, जो उसने बोल दिया वही उसका डिसीजन बन गया। लेकिन बहुत सारे लोग इसके अंदर होंगे तो डिसीजन चेंज हो सकते हैं। जिसमें मेजोरिटी ऑफ दी पीपल उसके अंदर वोट करेंगे वो डिसीजन आपका बनेगा। तो इसके अंदर कोई आपकी स्टैटिक नहीं पोर्शन नहीं है, मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसा मेंबर बोलेंगे उस तरीके की चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी टीम जो है वो जरूरी है। तो ये हमारे टीम के पर्पज और टीम के क्या क्या फायदे हैं, किन किन चीजों को टीम जो है प्रमोट करती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो टीम वर्सेस ग्रुप वर्सेस टीम की हम बात करते हैं। ग्रुप क्या होता है और टीम क्या होता है? पहले अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप किसे बोला जाता है? एक कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंटरैक्टिंग इंडिविजुअल्स हु मेंटेन स्टेबल पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, शेयर कॉमन गोल्स एंड परसीव देमसेल्व्स एज बीइंग ए ग्रुप। देखिए ग्रुप का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये क्या है, दो या दो से ज्यादा लोगों के इंटरेक्शन को हम ग्रुप कहते हैं। इंडिविजुअल इसके अंदर दो या दो से ज्यादा होते हैं, हु मेंटेन स्टेबल पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। अब इसके अंदर जो पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप होता है वो स्टेबल होता है। इसका मतलब क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं फॉर्मल रिलेशनशिप होता है। फॉर्मल रिलेशनशिप का क्या मतलब है? एक ग्रुप के अंदर मान लिया जाए कि एक सुपरवाइजर है, ठीक है, एक आपका मैनेजर है और बाकी के आपके क्या है यहाँ पे वर्कर है। तो ये एक तरीके का क्या है आपके पास में, ये आपका फॉर्मल रिलेशनशिप है जिसको हम स्टेबल रिलेशनशिप कहते हैं। अब ये आपका मैनेजर है तो मैनेजर है, इसके अंदर इसके बदलाव नहीं किया जा सकता है। सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर का काम कर रहा है, वर्कर है तो वर्कर का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप बन रहा है और इस ग्रुप के अंदर एक पैटर्न है जो कि आपका स्टेबल है। तीसरा है शेयर कॉमन गोल। कॉमन गोल को शेयर कर रहे हैं क्योंकि सभी लोग एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, चाहे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी हो, चाहे आपके मार्केट एक्सपेंशन हो, चाहे आपके कंपनी की ग्रोथ हो, तो वो सारी चीजें आपकी कॉमन गोल है। या इसके अलावा परसीव देमसेल्व्स एज बीइंग ए ग्रुप, तो सभी को लगना चाहिए। देखिए एक इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ग्रुप का ये भी है कि ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं सबको लगना चाहिए कि वो ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक, उनको परसीव होना चाहिए कि वो ग्रुप के मेंबर हैं और उस ग्रुप के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ग्रुप। इसके बाद आता है टीम। टीम की बात आती है तो टीम इज ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विथ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल हु आर कमिटेड टू ए कॉमन पर्पस, परफॉर्मेंस, गोल्स एंड अप्रोच फॉर विच दे होल्ड देमसेल्व्स म्यूचुअली अकाउंटेबल। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं, सिमिलर है ग्रुप और टीम, लेकिन टीम के अंदर थोड़ी चीजें क्या होता है स्पेसिफाई हो जाती हैं।
टीम के अंदर क्या बात की जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल की बात की जाती है। देखिए ग्रुप के अंदर ऐसा हो सकता है हमारे कि हम लोग बहुत सारे जो पीपल हैं वो सेम तरह की स्किल का यूज कर सकते हैं। जैसे ग्रुप के अंदर एक 20 पीपल का ग्रुप मान लेते हैं यहाँ पे है किसी कंपनी के अंदर, उसके अंदर 4 इंजीनियर हो सकते हैं, ये इसके अलावा इसमें अंदर 3 सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, 5 मैनेजर्स हो सकते हैं, इस तरीके से ग्रुप फॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर टीम की बात करो, टीम में ज्यादा चीजें स्पेसिफिक हो जाती हैं। जैसे इसके अंदर एक मैनेजर होगा आपका, एक आपका अकाउंटेंट हो सकता है, एक आपका यहाँ पे सुपरवाइजर हो सकता है, उन सबको मिलाकर एक पूरी टीम को फॉर्म किया जाता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी स्किल है और उसको जोड़ देंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल बन जाती है। ठीक, तो ये किसके लिए कमिटेड होते हैं, जो कमिटेड का मतलब होता है सभी यहाँ पे क्या होते हैं, एक तरीके से सभी प्रतिबद्ध होते हैं, मतलब सभी लोग किस चीज के लिए, कॉमन पर्पस, सभी का अपना कॉमन पर्पस होता है। परफॉर्मेंस आपकी एक हर एक की अलग अलग परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे गोल आपके कॉमन होते हैं, अप्रोचेज आपकी कॉमन होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज इसके अंदर, टीम के अंदर अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है, जो ग्रुप के अंदर देखने को नहीं मिलती। जैसे एक ग्रुप ने काम किया तो अकाउंटेबल पूरा ग्रुप बन जाता है, लेकिन टीम के अंदर ऐसा नहीं होता। टीम के अंदर जो पर्सन काम कर रहा है वो उसके लिए अकाउंटेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल गलती इसके अंदर सुपरवाइजर की है, किसकी गलती है, सुपरवाइजर की गलती है, तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन बनेगा, सुपरवाइजर बनेगा, जिम्मेदारी किसकी बनेगी, सुपरवाइजर की बनेगी। लेकिन ग्रुप के अंदर ऐसा देखा जाता है कि अगर इस ग्रुप की किसी भी तरह की ग्रुप के अंदर कोई पर्सन गलती करता है तो पूरे ग्रुप को हम लोग उसके अंदर क्या पाते हैं, दोषी पाते हैं। लेकिन टीम के अंदर चीजें स्पेसिफाई हो गई, हमने सभी को अपने अपने रोल दे दिए, तो उसके लिए अकाउंटेबल भी कौन होगा, आपका ग्रुप टीम मेंबर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने एक डिफरेंस देखा ग्रुप वर्सेस टीम के अंदर। अब यहाँ पे बात आती है कि टीम होती तो है, टीम कैसे बनती है वो भी देख लिया, लेकिन टीम कितने तरह की हो सकती है, किन किन तरह की टीम यहाँ पे फॉर्म हो सकती है, तो उसके टाइप्स को देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप इसके अंदर आता है परमानेंट टीम्स। परमानेंट टीम्स का मतलब है दिस टीम परफॉर्म ऑन ए परमानेंट बेसिस एंड आर नॉट डिसॉल्व्ड वंस द टास्क इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऐसी टीम बनती है जिसमें ये बोला जाता है कि जब टास्क कंप्लीट हो गया तो आपको टीम डिसॉल्व कर देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया था टर्नओवर, कितने का, 2 करोड़ का मैंने किसी को टर्नओवर दिया अपने एम्प्लॉइज को, जिसके अंदर मैंने एक पूरी की पूरी टीम फॉर्म करी थी। और मैंने बोला जैसे ही आप 2 करोड़ के टर्नओवर को चूज करोगे तो मैं टीम को डिसॉल्व कर दूंगा, मतलब फिर हम नए टारगेट को सेट करेंगे, नए एम्प्लॉइज को हम इसके अंदर ले लेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने 2 करोड़ का टारगेट चूज किया वो टीम खत्म हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही आप पुलिस डिपार्टमेंट में या अदर डिपार्टमेंट में देखते होंगे, स्पेशल टास्क फोर्स या इस तरह की चीजों में वहां पे बनती है एक अलग अलग कमेटी बनती है या अलग अलग टीम बनती है, जो क्या करती है, अगर एक केस को सॉल्व करते हैं उस टीम ने तो उसके बाद डिजोल्व हो जाती है, मतलब अपनी नॉर्मल ड्यूटी पे आ जाती है। और उसके बाद दूसरी जब यहाँ पे केस आता है कोई, तो फिर नए लोगों को लिया जाता है उस टीम के अंदर जो कि उसके लिए कैपेबल है। इस तरीके से चीजें चलती रहती है, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन परमानेंट के अंदर क्या है, वो टीम हमेशा परमानेंट रहेगी, उसके अंदर जो एम्प्लॉइज हैं, जो काम करने वाले पर्सन है, वो हमेशा उसके अंदर बने रहेंगे। यहाँ पे टास्क खत्म होने से टीम का डिसॉल्व होना कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग परमानेंट टीम कहते हैं। दूसरा टेम्परेरी टीम्स, इसको भी मैंने आपको समझा दिया। दिस टाइप ऑफ टीम लूज देयर इंपॉर्टेंस वंस द टास्क इज अकम्प्लिश। जैसे ही आपका यहाँ पे टास्क कंप्लीट हुआ, जैसे ही आपने यहाँ पे गोल को अचीव किया, जो गोल आपका था फिलहाल के लिए टेम्परेरी गोल, उसको अचीव किया, तो आपका टीम यहाँ पे खत्म हो जाएगी, मतलब वो टीम को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। Such teams are usually formed for a shorter duration, either to assist the permanent team or when the organization have excess work in association with the previous team. अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, ये टीम या तो किसके लिए बनाई जाती है, किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए बनाई जाती है, या फिर जो आपकी परमानेंट टीम है अगर उसके पास काम ज्यादा है तो उसके काम को इजी करने के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए एक दूसरी टीम बना दी जाती है जो कि टेम्परेरी टीम कहलाती है। ठीक, तीसरा टास्क फोर्स की बात करते हैं। टास्क फोर्स थर्ड टाइप यहाँ पे टीम का होता है। सच टीम्स आर फॉर्म्ड फॉर ए स्पेशल पर्पज ऑफ वर्किंग ऑन एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और फाइंडिंग ए सोल्यूशन टू ए वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम। जो मैंने आपको बात भी करी अभी, जैसे पुलिस में होता है, कोई केस अगर सॉल्व करना है उसके लिए टास्क फोर्स बनाई जाती है। टास्क फोर्स के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग जो है यहाँ पे आपके ऑफिसर्स लिए जाते हैं, तो वो टास्क फोर्स का काम क्या होता है, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है या किसी स्पेसिफिक केस पे काम करना होता है। जैसे उसका सोल्यूशन मिलता है फिर टास्क फोर्स अपने नॉर्मल सिनेरियो में आ जाती है। द टास्क फोर्स एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल रीजंस व्हिच लेड टू ए सीवियर प्रॉब्लम एंड ट्राइज टू रिजॉल्व इट विद इन गिवन टाइम। अब इसमें टास्क फोर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, इंपॉर्टेंट चीज की ये टाइम बाउंड होती है।
टाइम बाउंड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको एक केस सॉल्व करके देना है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो टास्क फोर्स होती है वो पूरे पॉसिबल सिनेरियो को देखती है कि इसके अंदर क्या चीजें हो सकती हैं और फिर अपना डिसीजन यहाँ पे देती है। तो ये 3 टाइप के टीम हमने यहाँ पे पढ़े। चौथी इसके अंदर होती है कमिटी। कमिटी आप सभी को पता होगा, जनरल सेंस में भी हम लोग कमिटी की बात करते हैं। कमिटीज आर जनरली फॉर्म्ड टू ए वर्क ऑन ए पर्टिकुलर असाइनमेंट आइदर परमानेंटली और टेम्पररी बेसिस। अब एक कमेटी आपके किसी भी तरह की हो सकती है, या परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे रामलीला होती है तो रामलीला के अंदर भी रामलीला कमेटी बनती है। इसी तरीके से कोई कल्चरल प्रोग्राम होती है उसमें कमेटी फॉर्म की जाती है, या इसी तरीके से जैसे मंदिर वगैरह होते हैं उसमें समिति होती है, वो भी कमेटी होती है। तो वहां पे वो कमेटी फॉर्म की जाती है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, वो असाइनमेंट को करने के लिए। और इसके अंदर जो टीम होती है, जो आपकी कमेटी होती है, वो परमानेंट भी हो सकती है, जैसे काफी टाइम पीरियड से चलती आ रही है। हर साल कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे दुर्गा पूजा वगैरह हो रही है, हर साल हो रही है, तो उसके लिए जो कमेटी फॉर्म की जा रही है वो हर साल वही कमेटी है तो वो परमानेंट में आ जाएगी। हर बार चेंज हो रही है तो वो आपकी टेम्पररी में आ जाएगी। Individuals with the common interest, more or less from the same background, attitude, or come together on a common platform to form a committee and work on any matter। तो यहाँ पे क्या है, हमारे एक तरीके के इंडिविजुअल जो कि एक तरीके का सेम इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब कॉमन इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा दुर्गा पूजा करो है, तो दुर्गा पूजा में वो सारे लोग आएंगे जो उनके लिए आस्था रखते हैं उसके प्रति, तो वो सारे लोग आएंगे, तो कॉमन इंटरेस्ट वहां पे हो जाता है। और दूसरी चीज की बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं इसके अंदर सेम होता है। तो जो जिस रिलीजन को मानते हैं उस रिलीजन के त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोग यहाँ पे आएंगे। और इसी के अलावा यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म होता है। कॉमन प्लेटफॉर्म का मतलब जहाँ पे वो चीजें हो रही है तो वो प्लेटफॉर्म भी कॉमन होगा। हर कोई अपने घर पे तो करता ही है, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे करने के लिए कमेटी फॉर्म की जाती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑर्गेनाइजेशनल या फिर वर्क फोर्स। ये फिफ्थ टाइप की हमारी यहाँ पे टीम होती है। सच ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनाइजेशन where team members work together under the expert guidance और leadership। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल या वर्क फोर्स है ये तब बनती है जहां पे कुछ हमारे पास में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। कंपनी के अंदर हमारे पास में कुछ एक्सपर्ट होते हैं, उन एक्सपर्ट के साथ काम करने के लिए हमको एक टीम्स की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग टीम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो टीम होती है ऑर्गेनाइजेशनल या फिर वर्क फोर्स उन्हें बोला जाता है। लास्ट सिक्स्थ हमारा यहाँ पे आता है सेल्फ मैनेज टीम्स। सेल्फ मैनेज टीम कौन सी होती है? सेल्फ मैनेज टीम्स कंसिस्ट ऑफ ए इंडिविजुअल हु वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस बट विदाउट द सुपरविजन ऑफ एनी लीडर। अब इसके अंदर देखिए जितने भी हमने यहाँ पे पढ़े हैं अभी तक, सब में कहीं ना कहीं सुपरविजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मतलब इसके अंदर ऐसा है कि एक आदमी कहीं ना कहीं ऐसा होगा जो सभी चीजों को देख रहा होगा, उस टीम की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहा होगा। लेकिन सेल्फ मैनेज टीम के अंदर सब लोग काम करते हैं अपने तरीके से, लेकिन यहाँ पे सुपरविजन करने के लिए कोई नहीं है। सुपरविजन का मतलब क्या हो गया, देखने के लिए कि किस तरीके का परफॉर्मेंस हो रहा है, किस तरीके, सभी मेंबर अपने तरीके से काम को देखते हैं। जैसे कहीं पे रोड बन रही है, ठीक है, तो रोड बन रही है तो रोड बनने के लिए कहीं पे श्रमदान किया जाता है। श्रमदान का मतलब क्या है, हर कोई अपने अपने तरीके से काम करता है। वहां पे जिसकी इच्छा होगी काम करने की वो आएगा, किसी कोई कंपलसरी किसी को कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वहां पे आता है वो अपने तरीके से काम करता है, कोई नहीं कहता कि तुमने इतना काम कर दिया, तुम ये काम करो, तुम वो मत करो, तो हर कोई अपने तरीके से काम करके चला जाता है। तो वो होता है सेल्फ मैनेज टीम। वहां पे भी कॉमन पर्पस होता है, कॉमन गोल होता है, लेकिन कोई सुपरविजन करने के लिए नहीं होता है कोई भी लीडर। तो ये 6 तरह की टीम हमने यहाँ पे पढ़ी है। 2 और है इसके अंदर, बेसिकली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 6 तरह की इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे है क्रॉस फंक्शनल टीम्स। 7th है यहाँ पे क्रॉस फंक्शनल टीम। इन दिस टाइप ऑफ द टीम इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट एरिया कम एंड वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव टू फॉर्म ए क्रॉस फंक्शनल टीम। जैसा कि पता चला नाम से, क्रॉस फंक्शनल का मतलब हो गया जहां पे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है, बाई चांस वो आपका प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, वहां पे हिंदू आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं, सिख, ईसाई, जैन, जितने भी धर्म के लोग हैं वो सारे लोग आ रहे हैं वहां पे कॉमन पर्पज के लिए, सभी लोग वहां पे हेल्प कर रहे हैं, तो वो क्रॉस फंक्शनल टीम के अंदर आएगा। उसके बाद 8th है वर्चुअल टीम्स। वर्चुअल टीम्स कंसिस्ट ऑफ ए इंडिविजुअल हु आर सेपरेटेड फ्रॉम डिस्टेंस एंड कनेक्टेड थ्रू कंप्यूटर। तो सिंपल सी बात है, वर्चुअल का मतलब हो गया इंटरनेट के थ्रू जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो हम लोग, वो टीम क्या कहलाती है, वर्चुअल टीम्स कहलाती है। हियर टीम्स मेंबर कम्युनिकेट एंड विथ ईच अदर ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट। तो यहाँ पे जो चीजें डिस्कस की जाती है ऑनलाइन की जाती है। जैसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स क्या करते हैं, इंटरव्यू करवाती है, तो इंटरव्यू कैसे होता है, ऑनलाइन मोड पे होता है, तो वो सारी चीजें वर्चुअल टीम्स के अंदर आ जाती है। जैसे
संवाददाता होते हैं बहुत सारी न्यूज चैनलों के, तो वहां पे जाके जो आपका पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ रहता है या फिर जहाँ पे न्यूज को कवर करना होता है, वहां से वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो वर्चुअली हो रहा होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं टीम मेंबर है, टीम वहां पे भी फॉर्म हुई है, लेकिन कुछ लोग ऑनलाइन है तो कुछ लोग ऑफलाइन है, तो इसको हम वर्चुअल टीम कहते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ टीम हमने यहाँ पे पढ़ी है, जिसके अंदर 8 टाइप पढ़ी हमने। परमानेंट टीम हो गई, टेम्परेरी टीम, टास्क फोर्स हो गई, कमेटी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन या वर्क फोर्स, सेल्फ मैनेज टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम्स या वर्चुअल टीम्स। चलिए फिर हमारे पास आता है टीम डेवलपमेंट कैसे होती है। टीम के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब यहाँ पे समझते हैं कि टीम डेवलप कैसे होती है, कैसे बनती है टीम हमारी। टीम डेवलपमेंट क्रिएट्स ए कैप्टिव एटमोस्फियर बाय द encouraging cooperation, teamwork, interdependence and by building trust among team members। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक क्या होता है हमारे पास में, एक ट्रस्ट होता है, मतलब क्या, टीम मेंबर्स के बीच में, और कोऑपरेशन को बढ़ाया जाता है, इसके अंदर टीम वर्क को बढ़ाया जाता है, इंटरडिपेंडेंस होती है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो टीम मेंबर है, एक मेंबर की रिक्वायरमेंट दूसरे मेंबर से, जरूरतें जो होती है पूरी होती है, तो उसको इंटरडिपेंडेंस यहाँ पे बोला जाता है। अब यहाँ पे टीम मैनेजमेंट के या टीम डेवलपमेंट के हमारे पास में कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं। पहला फेज इसके अंदर है जो कि है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग के अंदर क्या आता है, दिस स्टेज इन्वॉल्व ए पीरियड ऑफ द ओरिएंटेशन एंड गेटिंग एक्विटेंटेड। यानी कि यहाँ पे बात की जाती है, जब हम लोग बात करते हैं ओरिएंटेशन की। अब ये ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन कराते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलेज या स्कूल के अंदर जब न्यू कमर्स आते हैं, मतलब नए स्टूडेंट यहाँ पे स्कूल या कॉलेज में आते हैं, तो उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। मतलब फर्स्ट टाइम जो होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ओरिएंटेशन के अंदर क्या चीजें पता चलती हैं कि कौन स्टूडेंट है, कौन से स्कूल से पास आउट है, कितने परसेंटेज आई है, क्या उनका एम है, ये सारी चीजें। तो इसी तरीके से फॉर्मिंग के अंदर क्या किया जाता है, जो टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में ओरिएंटेशन कराया जाता है। अनसर्टेनिटी इज हाई ड्यूरिंग दिस स्टेज एंड पीपल आर लुकिंग फॉर ए लीडरशिप एंड अथॉरिटी। यहाँ पे देखिए अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हर तरह के बैकग्राउंड के लोग वहां पे आएंगे ग्रुप के अंदर, हर तरह के थॉट के लोग वहां पे आते हैं, तो अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, किस तरह का मेंबर कौन है किसी को पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लीडर की या फिर अथॉरिटी की, जो सभी को गाइड करे, मतलब जितने भी लोग हैं उनको गाइड करे, वो लीडरशिप या अथॉरिटी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है फर्स्ट स्टेज के अंदर। मोस्ट इंटरेक्शंस आर सोशल एज मेंबर गेट टू नो ईच अदर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर जितना भी आपका इंटरेक्शन होता है, जितना भी कम्युनिकेशन होता है, वो सोशल हम लोग उसको कह सकते हैं, मतलब सोशली होता है, क्योंकि सभी जो टीम मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं। मतलब उनका नाम हो गया, उनका कहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं, कितना एक्सपीरियंस, किस फील्ड का एक्सपीरियंस उनको है, ये सारी चीजें यहाँ पे एक दूसरे के लिए एक्सप्लोर करते हैं। तो ये सोशल इंटरेक्शन होता है फर्स्ट में, जिसको हम फॉर्मिंग कहते हैं। दूसरा आता है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल स्टेज टू पास थ्रू। अब ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और क्रिटिकल स्टेज होता है हमारे ग्रुप का। इट इज ए पीरियड मार्क्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन एज इंडिविजुअल पर्सनालिटीज एमर्ज। तो यहाँ पे ये चीज होती है जब हम लोग बात करते हैं किसकी, दो चीजों की, एक तो कॉन्फ्लिक्ट की और एक कॉम्पिटिशन की। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया जहां पे आपका जो थॉट्स हैं वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब आपके थॉट सेम नहीं है, तो आपस में वो यहाँ पे आपकी थॉट अलग अलग हो रहे हैं। इसके अलावा कोई कंपटीशन आपका हो रहा है, तो वो भी इसके अंदर आता है स्टॉर्मिंग के अंदर। टीम परफॉर्मेंस एक्चुअली मे डिक्रीज इन दिस स्टेज बिकॉज एनर्जी इज पुट इनटू अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब यहाँ पे जो चीजें की जाती हैं वो क्या की जाती है, जैसे डिबेट हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, या इसी तरीके से किसी टॉपिक पे आपका हो गया, इंटरव्यू करवा लिया, वो सारी चीजें यहाँ पे हो गई, तो उसके लिए ये स्टॉर्मिंग होती है। स्टॉर्मिंग के अंदर बेसिकली क्या देखा जाता है कि कौन पर्सन कितने ज्यादा आइडियाज को यहाँ पे जनरेट कर सकता है, जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि टीम परफॉर्मेंस कम हो जाती है इस स्टेप पे। जब टीम परफॉर्मेंस की बात आती है एक्चुअली वो कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग अपने एम पे कम ध्यान दे रहे होते हैं और बाकी की चीजों पे यहाँ पे ज्यादा एफर्ट लग रहा होता है। ठीक, उसके बाद थर्ड आता है, यहाँ पे थर्ड स्टेप आता है जिसको नॉर्मिंग कहते हैं। नॉर्मिंग के अंदर क्या होता है, इन दिस स्टेज consciousness and the cooperation have been well established and the team is mature,
ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल फंक्शनिंग। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में, फर्स्ट में हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन की बात आ गई, थर्ड में हम नॉर्मिंग, हम लोग इसके अंदर कोऑपरेशन को बढ़ाते हैं और कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो सारी आगे बढ़ चुकी है, थर्ड स्टेप पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं एक रिलेशनशिप, वेल स्टेब्लिश रिलेशनशिप की बात यहाँ पे करते हैं हम लोग। और हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे टीम आपकी मैच्योर हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है और फंक्शनिंग बहुत अच्छे से चल रही होती है। देयर इज ए क्लियर एंड स्टेबल स्ट्रक्चर एंड मेंबर्स आर कमिटेड टू टीम्स मिशन। अब यहाँ पे वही लोग इस टीम के अंदर आते हैं, सिंपल सी बात है, जिनके थॉट सेम रहेंगे, जो एक पर्टिकुलर जो गोल सेट किया उसके लिए काम करने को तैयार है, जो स्टेबल है, और ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विजन पूरा क्लियर हो जाता है, मतलब क्या चीजें करनी है, कैसे उनको करना है, कौन मेंबर क्या चीज करेगा, ये सब चीजें नॉर्मिंग के अंदर क्लियर की जाती हैं और कमिटेड हो जाते हैं सभी लोग मिशन के प्रति। द टीम इज नाउ फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मीटिंग टीम गोल्स। तो यहाँ पे सभी लोग अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और अपने टीम का जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए मिल बांट के काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आता है एडजर्निंग, लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप यहाँ पे आता है एडजर्निंग। इन दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द टीम्स गोल हैव बीन अकॉम्प्लिश्ड। यहाँ पे टीम का जो गोल था वो अकॉम्प्लिश हो जाता, मतलब यहाँ पे अचीव कर लिया जाता है, ठीक है। The emphasis is on wrapping of final task and documenting the efforts and result। यहाँ पे जो आपका अभी तक जो आपने काम किया है उसको रैप किया जाता है, मतलब आपका एक तरीके से यहाँ पे समेटा जाता है सभी तरह का काम, और जो आपने अभी तक काम किया उसके रिजल्ट्स को और डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पे प्रॉपर रूप से किया जाता है। As the workload diminished, individual members may be reassigned to other teams and the team disbands। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपका गोल अकॉम्प्लिश हो गया तो मेंबर्स का, जो टीम मेंबर्स थे या जो एम्प्लॉइज थे, उनका काम कम हो जाता है। तो उस काम को बेसिकली ये तो आपका प्रोजेक्ट लगभग खत्म हो चुका है, तो जो मेंबर्स थे या जो टीम के ग्रुप के मेंबर्स थे उनको अदर प्रोजेक्ट में या फिर अदर टीम में शामिल कर लिया जाता है। देयर में भी ये रिग्रेट as the team ends, so ceremonial acknowledgement of the work and success of team can be helpful। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये जो चीजें होती है इसकी लास्ट टाइम पे, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट किया जाता है, कौन सा काम किसने किया है, ये सारी चीजें, कौन से मेंबर्स ने कितना यहाँ पे अपना एफर्ट दिया है, सब कुछ यहाँ पे किया जाता है एडजॉर्निंग के अंदर। तो ये 4 स्टेप हमने यहाँ पे पढ़े टीम बिल्डिंग के या टीम डेवलपमेंट के। फर्स्ट है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल को हम लोग बेसिकली एक दूसरे से, जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ में हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं, और अनसर्टेनिटी इसके अंदर होती है क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए होते हैं, नए लोग होते हैं, तो जुड़ने में टाइम लगता है, एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन होता है। स्टोमिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्टोमिंग के अंदर हम पर्टिकुलरली कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट की बात यहाँ पे करते हैं। थर्ड में नॉर्मिंग हो गया। नॉर्मिंग के अंदर जो एक विजन, क्लियर विजन है वो यहाँ पे डिसाइड हो जाता है, क्योंकि सभी एम्प्लॉय जो है काम करने को तैयार हो जाते हैं साथ में, सभी के थॉट यहाँ पे सिमिलर होने लगते हैं, और एडजर्निंग के अंदर फाइनली टास्क को अकम्प्लिश कर लिया जाता है, जो गोल था वो अकम्प्लिश कर लिया जाता है, और बाकी के जो चीजें हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो यहाँ पे की जाती है। अब यहाँ पे बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग की यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी बात यहाँ पे हम लोग करते हैं। देखिए, टीम वर्क एंड द टीम बिल्डिंग आर एसेंशियल इन कोऑपरेट टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन ए बेटर प्लेस टू वर्क। तो टीम जो टीम बिल्डिंग होती है, टीम मैनेजमेंट होता है, कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या गोल को अचीव करने के लिए, कोऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टीम में काम करने से हमें टास्क बहुत जल्दी मिल जाते हैं। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज इंप्रूव द रिलेशनशिप एंड स्ट्रेंथन द बॉन्ड अमंग द एम्प्लॉइज। जब एक टीम में काम करते हैं तो टीम, मतलब हम लोग टीम भावना कहते हैं ना, तो टीम भावना से काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक एम्प्लॉइज के बीच में एक स्ट्रेंथन करते हैं अपने रिलेशनशिप को कंपनी के, और बेसिकली उनके बीच में एम्पैथी को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एक जो पारिवारिक हम लोग कहते हैं ना, फैमिली वाला जो फील होता है वो टीम के अंदर एम्प्लॉइज को देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आता है इट ऑल्सो रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ द कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इन ए वे मेकिंग द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। अब यहाँ पे जब टीम बन गई है तो टीम में क्या क्या चीजें होती हैं, 4 स्टेप हम लोगों ने अभी पढ़े हैं। तो जब वो सारी चीजें यहाँ पे होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो है वो सारे दूर होने लगते हैं, सभी को अपना विजन क्लियर होता है, सभी को अपना रोल क्लियर होता है, सभी को अपने राइट्स क्लियर होते हैं, तो कंफ्यूजन यहाँ पे दूर होने लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी भी है वो यहाँ पे दूर होने लगती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होने लगता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, आप आपस में बातचीत जो हो रही है या जो आपके इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है वो ज्यादा इफेक्टिवली होती है ग्रुप के अंदर।
फिर यहाँ पे है इंडिविजुअल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव एट वर्क, क्योंकि एक दूसरे को देख के काम कर रहे होते हैं। मतलब जो एक तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल पर्सन है वो डिमोटिवेटेड भी हो सकता है, मोटिवेटेड भी हो सकता है। लेकिन अगर ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं तो दूसरे पर्सन कभी अगर इन केस आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं तो दूसरे एम्प्लॉयज को देख के, ग्रुप मेंबर्स को देख के कहीं ना कहीं आप भी मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव जो वर्क है वो पॉजिटिव वर्क सिनेरियो बना रहता है और कॉन्फिडेंस एम्प्लॉयज का बना रहता है टीम के अंदर। ठीक है, तो ये हमने आज बात करी है टीम के बारे में, जिसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊंगा एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एडीपी प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कैसे ये प्रोग्राम डेवलप होता है, कैसे ये हेल्प करता है एक एंटरप्रेन्योर को तैयार करने में, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया यहाँ पे डेफिनेशन, मतलब टीम क्या होती है, टीम डायनेमिक्स क्या होती है, या हम लोग अगर टीम के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो टीम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, नीड क्यों होती है टीम की, पर्पज क्या है टीम के, टीम को किन किन चीजों को प्रमोट करता है, और इसके अलावा ग्रुप वर्सेस टीम क्या होता है, ग्रुप क्या होते हैं, टीम क्या होता है। फिर हमने टीम और इसके टाइप्स की बात करी थी, जिसमें हमने परमानेंट टीम की बात करी, टेम्परेरी टीम, टास्क फोर्स हो गया, कमेटी है, ऑर्गेनाइजेशनल वर्कफोर्स है, सेल्फ मैनेज टीम है, क्रॉस फंक्शनल टीम और वर्चुअल टीम्स की हमने बात करी थी। फिर हमने लास्ट में इसका टीम डेवलपमेंट की बात करी थी, जिसके अंदर फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और एडजॉइनिंग 4 फेज है टीम के। और फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग क्या थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। ठीक है, तो आई होप टीम से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी ही आएगी, उसके अंदर हम एडीपी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।